स्टूडेंट हम देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस द फ्रॉम देयर कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स कंज्यूम पर मंथ द अमाउंट टू बी पेड as per the given tariff. The unit consumes and charges given first 100 units rupees 5.50 per unit and up to that for next 200 unit rupees 6.50 per unit, for next 300 units rupees 7.50 per unit, and more than 600 units rupees 8.50 per unit. Write a program to input consumer's name, consumer's number and the unit consumed. Program displays the following information at a time for receiving the money receipt as consumer names and consumer number and units consumed and amount to be paid. तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह कैलकुलेशन को कहते हैं स्टेप कैलकुलेशंस एंड इनमें क्या होता है हर स्टेप हर स्लैब का क्या होता है चार्जेस लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि वो यूजर ने कंज्यूम किया 250 यूनिट्स, तो उसका क्या चार्ज लगेगा। तो दैट इज 250 यूनिट्स यूजर ने क्या कर दिया कंज्यूम किया, मान लीजिए तो ये दिया हुआ है यूजर ने 250 रुपीज कंज्यूम किया। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज पहला 100 यूनिट का चार्ज लगेगा, तो फर्स्ट 100 यूनिट का चार्ज लगेगा रुपीज 5.50 के हिसाब से। अच्छा, फिर क्या रहा, नेक्स्ट कितना यूनिट गया, अब नेक्स्ट 200 यूनिट यानी 300 यूनिट तक हमारा कितना कंज्यूम है, यानी नेक्स्ट कितना बचा 150 यूनिट्स बचा। तो 150 यूनिट्स जो होंगे अब इसका चार्ज लगेगा किसके हिसाब से, रुपीज 6.50 के हिसाब से। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन होगा तो क्या आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई रुपीज 5.50 प्लस 150 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई रुपीज 6.50। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये फिर 550 एंड प्लस कितना हो जाएगा 0 एंड 0 दैट इज 15 6 जा 90। ओके, तो ये इसका चार्ज होगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 6.50 इज इक्वल टू 990 हो गया। तो 550 में 990 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन लेंगे। सपोज दैट इफ यूजर ने क्या कर दिया 325 यूनिट कंज्यूम किया, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होगा। तो यानी क्या होता है फर्स्ट 100 यूनिट, नेक्स्ट 200 यूनिट और जो बाकी जो बच रहा है वो इस स्लैब में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 यूनिट। तो ऑब्वियसली ये क्लियर है। तो चार्जेस क्या हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 5.50 हो जाएगा एंड प्लस 200 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई रुपीज क्या होता है 6.50 हो जाएगा एंड प्लस क्या कहते हैं 25 यूनिट दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई रुपीज 7.50। तो इस तरीके का कैलकुलेशन जो टोटल आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी कंज्यूम की जाएगी यूजर के द्वारा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसमें प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। अब हमारा क्या है ब्लू जी चालू हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ द ई बिल, क्लास का नेम ई बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये ई बिल हो गया। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा ई बिल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज द नेम ऑफ द क्लास। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कंट्रोल जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, फिर इसके बाद से क्या कर दूंगा यहाँ पे क्लास नेम इज इलेक्ट्रिसिटी बिल इज द नेम ऑफ द क्लास। फिर इसके बाद से पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, देन यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग आर्क्स, ये लिख लेंगे। फिर इसके बाद से अब क्या करेंगे यहाँ पे पहले तो कंज्यूमर का नेम, इसको स्ट्रिंग टाइप में डिक्लेयर करूंगा स्ट्रिंग नेम ऑफ द कंज्यूमर। फिर इसके बाद से क्या रहे कंज्यूमर नंबर, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर कंज्यूमर नंबर इज गिवन हियर। फिर इसके बाद से फिर मैं क्या कर रहा हूँ यूनिट कंज्यूम को डबल टाइप का ले रहा हूँ, डबल यूनिट कंज्यूम ले रहा हूँ। फिर इसके बाद से चार्ज का मैं ले रहा हूँ दैट इज कितना बिलिंग चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनपुट करेंगे, पहले स्कैनर क्लास डिक्लेयर कर दें, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन द ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद से अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इनपुट ले रहा हूँ system dot out dot println, that is wrong here, system dot out dot println, enter the name of the consumer। फिर इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा एक वेरिएबल में नेम में, तो नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर मैं क्या करूंगा एक्सेप्ट करूंगा व्हाट इज द कंज्यूमर नंबर या system dot out dot println, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एंटर द कंज्यूमर नंबर। फिर इसके बाद से मैं कंज्यूमर नंबर का क्या करें CON कंज्यूमर नंबर, तो दैट इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप का है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ system dot out dot println एंटर द यूनिट कंज्यूम्ड बाय द
कंज्यूमर, दिस इज यूनिट कंज्यूम, और यूनिट कंज्यूम को मैं एक्सेप्ट करूंगा किसमें, यूनिट में। तो यूनिट इज इक्वल टू एसए डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि ये डबल टाइप का है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो अब कंडीशन चेक करेंगे। इफ यूनिट क्या करता है, लेस देन आर इक्वल टू 100, यहाँ पे इफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट इज लेस देन आर इक्वल टू 100 यूनिट, देन चार्ज क्या है आपका, चार्ज इज इक्वल टू, एक लाइन है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज इज इक्वल टू, तो यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, ₹5.50। तो ₹5.50 ये चार्ज हो गया। अब क्या हो जाएगा, एल्स इफ, अब यूनिट क्या हो गया, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 200 यूनिट, यानी 100 यूनिट से ज्यादा। इफ द यूनिट कंज्यूम इज ग्रेटर देन 100 यूनिट एंड की जगह पे सिंबल लगेगा, यूनिट इज लेस देन आर इक्वल टू 300 यूनिट, देन द चार्ज इज इक्वल टू, तो फर्स्ट 100 यूनिट का चार्ज लेगा, तो ये चार्ज लेगा, देखिए यहाँ पे ये एरर बता रहा है, देन चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट 100 यूनिट का चार्ज, दैट इज ₹5.50, ठीक है, एंड देन प्लस क्या हो जाएगा, कितना यूनिट एक्स्ट्रा हो रहा है 100 यूनिट से, तो यूनिट माइनस 100 हो जाएगा, दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ₹6.50, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद से अब क्या करेंगे, कह रहे हैं एल्स, यदि ये क्या हो रहा है 300 यूनिट से ज्यादा होगा, that is the unit consumed is greater than 300, ये क्या कर रहा है, and next 300 यूनिट कर रहा है, तो unit is less than or equal to 600 यूनिट। अब इसको चार्ज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, then the charge is equal to first 100 यूनिट का ₹5.50, ये क्लियर है, 5.50 प्लस नेक्स्ट 200 यूनिट का प्राइस लगेगा 6.50, तो ऐसे लगेगा 6.50 प्लस जो भी है आपका 300 यूनिट से ज्यादा, तो यूनिट माइनस कितना हो जाएगा 300, इसका चार्ज ले जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ₹7.50 हो जाएगा, सेमीकोलन। फिर इसके बाद से क्या करते हैं, नहीं तो ये इसका मतलब हम मान के चलेंगे यूजर ने 600 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम। अब इस केस में क्या होगा, पहला तो ये सब चलेगा, चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट 100 यूनिट का चार्ज तो क्लियर ही हो गया, 5.50 के हिसाब से लग रहा है, प्लस नेक्स्ट 200 यूनिट का चार्ज, 200 मल्टीप्लाइड बाय क्या हुआ, ₹6.50, अच्छा, प्लस नेक्स्ट 300 यूनिट का चार्ज, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ₹7.50, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या कर रहा है, जो भी एक्स्ट्रा जो यूनिट जा रहा है किससे, आपका क्या कहते हैं 600 यूनिट से जो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसको लिखेंगे यूनिट माइनस 600 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8.50 का, ये मल्टीप्लाई हो गया। जब ये हमारा चार्ज कैलकुलेट कर गया तो हमें अब डिस्प्ले करवाना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, तो system.out.println यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर नंबर को डिस्प्ले करा लेते हैं, कंस नंबर, फिर इसके बाद से फिर कहाँ पे आते हैं, जब इसको डिस्प्ले कराने के बाद ये फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे system.out.println, फिर लिखेंगे कि नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू, फिर इसके बाद से अब क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे system.out.println, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे प्लस यूनिट, देन क्या हो जाएगा, बिलिंग चार्ज, बिलिंग अमाउंट, system.out.println, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे बिलिंग अमाउंट, तो बिलिंग अमाउंट इज इक्वल टू प्लस चार्ज। ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब इसको कंपाइल करते हैं, तो समथिंग इज देयर कंज्यूमर नंबर, यहाँ पे ये एरर बता रहा है, अब रन कराते हैं, नो सिंटेक्स एरर। देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे ये कर लिया, रन कराया, सपोज करिए 625 मैंने दे दिया, 600 अब क्या आ रहा है, एंटर द नेम ऑफ द कस्टमर, सपोज करिए मैंने लिखा स्टॉक माइंड स्मार्ट क्लासेस, ओके, फिर क्या कर रहा है, एंटर द कंज्यूमर नंबर, दैट इज कंज्यूमर नंबर, सपोज करिए 1010, ये कह रहा है एंटर द यूनिट कंज्यूम, सपोज करिए 625 यूनिट कंज्यूम कर दिया, ये चीज आपका आ गया, नेम कंज्यूमर नंबर इज दिस वन एंड नेम ऑफ द कस्टमर शार्प माइंड स्मार्ट क्लासेस एंड द बिलिंग अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट। तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल का प्रोग्राम हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम काइंडली क्विक रिव्यू क्या कर रहा है, इम्पोर्ट तो मैंने कर लिया, फिर इसके बाद से मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये क्लास का नेम रखा, फिर इसके बाद से क्या कर रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो एज यूजुअल जानते हैं स्ट्रिंग नेम कंज्यूमर का नेम इनपुट करा है, यहाँ कंज्यूमर नंबर
था, फिर इसके बाद से कितना वो यूनिट कंज्यूम किया, यूनिट एंड चार्जेस फॉर कैलकुलेटिंग द बिलिंग अमाउंट। फिर इसके बाद से स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर द नेम ऑफ द कंज्यूमर, फिर यहाँ पे इसको ये सारे इनपुट मैंने ले लिए, यहाँ तक सारे इनपुट ले लिए। फिर उसके बाद से अब आते हैं इफ द 100 यूनिट, इफ इट इज लेस देन 100 यूनिट तो क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है 5.50 के हिसाब से चार्ज ले रहा है। फिर इसके बाद से क्या रहा है नेक्स्ट 200 यूनिट, मतलब क्या हो गया 100 प्लस 200 मतलब 300 यूनिट तक लिमिट पहुंच गया। तो इसमें क्या करेगा स्लैब बेस लेगा, फर्स्ट 100 यूनिट का चार्ज क्या लेगा ₹5.50 के हिसाब से लेगा, और जो भी 100 यूनिट से एक्स्ट्रा आ जा रहा है वो क्या होगा, इसी प्रकार से क्या हो गया, यदि ये मान लीजिए ये भी कंडीशन फॉल्स रहता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कि यूनिट ग्रेटर देन 300 और 600 यूनिट के बीच में रहेगा तो ऐसे ही क्या होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मान लीजिए 325 यूनिट होगा तो फर्स्ट क्या होगा 100 यूनिट, फिर नेक्स्ट 200 यूनिट एंड देन यूनिट क्या होगा 325 माइनस 300, ये आपका कितना हो जाएगा 25 यूनिट क्या हुआ चार्ज जो है 7.50 के साथ। अब क्या आ रहा है मान लेते हैं अब 600 यूनिट से ये ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 100 यूनिट का चार्ज क्या रुपीज 5.50 रुपीज, नेक्स्ट 200 यूनिट का चार्ज क्या रुपीज 6.50 रुपीज से भी जो है 300 यूनिट से जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, अब उसका चार्ज क्या रुपीज 7.50। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अब ये 600 से अब चला गया, अब एल्स में ये क्या हो गया 600 से अब जो चार्ज है हर एक स्लैब का चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और ये क्या होगा मेरा। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू ऑल। अब बताए हमारा अगला टॉपिक है क्या स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, दैट इज द कह सकते हैं जब मल्टीपल केसेस रहे या मल्टीपल चॉइसेस रहे और सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल रहे, उसमें से कोई एक आध अल्टरनेटिव सही हो, हम उसको एक सेट ऑफ अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव एग्जीक्यूट करा के बाकी सबको ना एग्जीक्यूट, तो हमारे लिए इस केस में स्विच केस स्टेटमेंट ज्यादा सुटेबल होता है। जैसे क्या होता है द इफ स्टेटमेंट क्या होता है मेंटेन्ड बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंट्रोल, लेकिन स्विच केस क्या करता है इट इज मल्टीपल ब्रांच, ठीक है, सेट ऑफ अल्टरनेटिव रहेगा, वो मेन चॉइस मेन ऑप्शन क्या होगा सेट ऑफ अल्टरनेटिव से कंपेयर होगा, अल्टरनेटिव सेटिस्फाई हो जाएगा, वो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो क्या निकल के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो दैट इज स्विच केस इज स्विच केस इज मल्टीपल ब्रांचिंग क्या होता है स्टेट, ठीक है, एंड कंट्रोल में भी ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक, और डायरेक्ट क्या होता है जो मैचिंग केस रहेगा वहां पे कंट्रोल क्या होता है स्पेसिफिक केस में क्या होता है ट्रांसफर टू परफॉर्म द डिफाइंड जॉब, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड रहेगा उससे रिलेटेड टास्क को क्या कर देगा ये एग्जीक्यूट, ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द स्विच वेरिएबल जो एक्सप्रेशन में आप जो वैल्यू देंगे उस पे वो मैचिंग केस से क्या होगा मैचिंग केस वैल्यू से मैच कर देगा वो। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या दे रखा है स्विच केस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किससे मैच होगा वैल्यूज 1 से वैल्यू 2 से वैल्यू 3 से वैल्यू और दैट इज डैश 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 चलता चला जाएगा, फिर वैल्यू n, सो मेनी केसेस आर मल्टीपल केस वैल्यूज कैन बी रिटन। जो भी मैचिंग सपोज करो एक्सप्रेशन से केस 1 मैच कर जाता, स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखे रहेंगे उनको क्या करेगा ये एग्जीक्यूट कराने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट कर देगा, ब्रेक स्टेटमेंट यही हो गया, यही क्या कर देगा इससे बाहर स्विच केस से बाहर। मान लीजिए केस 2 आपका मान लो केस 3 केस वैल्यू 3 मैच एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे 3 दे दिया और केस वैल्यू 3 से क्या हो गया ओके जब ये से मैच कर गया तो क्या करेगा केस 3 से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है उनको क्या कर देगा एग्जीक्यूट कराएगा, फिर क्या कर देगा ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर से वापस इन केस कोई भी मैचिंग केस नहीं हुआ, नो मैचिंग केस, कोई भी मैचिंग केस नहीं हुआ उस केस में क्या होता है देन डिफॉल्ट केस इज एग्जीक्यूट, क्या होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट रिटन इज डिफॉल्ट, यदि कोई मैचिंग केस नहीं रहा तो स्टेटमेंट जो भी रिटन है डिफॉल्ट में क्या कर दिया वो एग्जीक्यूट करता। आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं क्या गया, वी कैन यूज द 3 डेटा टाइप्स, जो भी मैचिंग केस तरह के डेटा टू ट्रांसफर द कंट्रोल इन द स्विच में भी क्या होता है न्यूमेरिक टाइप हो सकता है और कैरेक्टर टाइप, और ठीक है तो स्विच केस स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ, तो स्विच केस स्ट्रक्चर ये स्विच एन हो गया, यहाँ पे मैचिंग केस एन हो गया, केस 1 रह गया तो टास्क 1 टू बी परफॉर्म, फिर उसके बाद से ब्रेक कर देंगे, फिर इसके बाद से केस 2 रहेगा, केस 2 रन करेगा, टास्क 2 टू बी परफॉर्म, फिर उसके बाद से ब्रेक कर देगा, यानी जो मैचिंग केस रहेगा एक बार में एक ही केस क्या कर देगा एग्जीक्यूट करेगा, क्यों क्योंकि आपने ब्रेक स्टेटमेंट का क्या कर दिया है यूज किया हुआ है, एक बार में एक मैचिंग केस को एग्जीक्यूट करेगा फिर स्टेटमेंट को ब्रेक करेगा फिर स्विच केस से, तो यही वो करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मान लीजिए मैचिंग केस 1 हो गया तो ये करने के बाद ये क्या कर देगा अपना एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद से ब्रेक स्टेटमेंट किया आउट ऑफ द स्विच। अच्छा फिर इसके बाद से क्या होता है मान लीजिए मैचिंग केस आपका 2 है तो 2 को टास्क 2 को क्या कर दिया गया यहाँ पे रन कराया, रन फिर ब्रेक एंड कंट्रोल हुआ, तुरंत कंट्रोल कहाँ निकल आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, इस तरीके से ये क्या कर देता है स्विच केस हमारा वर्क
अब यहाँ पे दिया है कंपोनेंट ऑफ द स्विच केस क्या क्या होता है। पहली बात जो मैचिंग केस होता है, तो कंपोनेंट ऑफ द स्विच केस की बात आती है तो स्विच केस वेरिएबल हो गया और द कंट्रोल वेरिएबल जिसको बोलते हैं, जो स्विच स्टेटमेंट देते हैं, ये क्या कहलाता है, दिस इज एन इज कॉल्ड, यहाँ पे एन को क्या कहते हैं, दैट एन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वेरिएबल, और क्या कहलाता है, दिस इज कंट्रोल वेरिएबल। तो स्विच वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। द वेरिएबल यूज्ड इन ब्रैकेट स्विच केस, ये इसको कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं, इसका अदर नेम कंट्रोल वेरिएबल है। और ये डिटरमाइन करता है कौन सा केस जो है इससे मैच करेगा। ये डिटरमाइन करता है कि विच केस ऑफ द स्विच ब्लॉक विल बी एन से, यानी एन से ये वैल्यू ऑफ एन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा केस ब्लॉक क्या कर देगा, आपका एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रेक स्टेटमेंट ऑफ द स्विच केस। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ऑप्शनल होता है, इसको यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, अभी बताएंगे। तो क्या रहे, जब आफ्टर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर, वो काम हो गया, सिर्फ एक ही केस है कि मैचिंग केस को हम एग्जीक्यूट कराना चाहिए, नहीं हो रहा है तो हम उससे बाहर चले जाना चाहिए। तो उससे बाहर जाने के लिए एक बार एग्जीक्यूट करा दिया, फिर दैट केस इज फॉलोड बाय ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक करेंगे तुरंत क्या कर देगा, स्विच केस से बाहर आ जाएगा। इस केस में ब्रेक का यूज होता है। स्विच केस स्टेटमेंट सेलेक्टिव ऑपरेशन आउट टू बी नंबर ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल अंडर द वेरियस केसेस ऑफ द स्विच ब्लॉक, इट इज नेसेसरी टू पास द कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एग्जीक्यूट कर ले उससे बाहर निकलना चाहते हैं, निकलना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको सेट ऑफ अल्टरनेटिव में से केवल एक ही अल्टरनेटिव एग्जीक्यूट कराना है। तो वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट केस द स्विच और द कंट्रोल मस्ट बी ट्रांसफर टू द आउटसाइड ऑफ द स्विच। अच्छा, अब क्या होता है, नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट केस ऑफ द स्विच केस। यदि मान लीजिए कोई भी मैचिंग केस 1 to 7, मैंने 1 से लेके 7 तक कोड दिया, तो 1 से 1 देता है तो संडे प्रिंट करता है, 2 देता है तो मंडे प्रिंट करता है, 7 दिया तो सैटरडे। मान लीजिए क्या कर दिया, यूजर ने दे दिया 18 दे दिया, 18 तो कोई मैचिंग केस नहीं। इस केस में यदि कोई मैचिंग केस, तो डिफॉल्ट केस है, तो उसमें क्या कर देगा, हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, wrong choice, wrong case, या entered like। तो ये क्या हो गया, कह रहा है the value, the no case available in the given value of the default case is, क्या रहा है, default case क्या होता है, execute, ये display करता है मैसेज, ठीक है, from the user indicating that he is opted the wrong, ये बताता, ठीक है, ये बताता है, इंडिकेट कर देता है यूजर ने क्या कर दिया, wrong। आपने कोड दिया 1 to 7 और यूजर प्रिंट करा रहा है, कहाँ, यूजर प्रिंट करा रहा है आपका 8 9 10 दे रहा है डिफॉल्ट। तो अब आता है हमारा अगला टॉपिक, क्या फॉल थ्रू। क्या मान लीजिए कि स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते डिफरेंट केसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट केस हम लोग ब्रेक यूज कर देते हैं, ताकि एग्जीक्यूट करने के बाद सपोज करिए यदि हम एक से ज्यादा केसेस को एग्जीक्यूट कराएं जो मैचिंग केस है ना, तो जैसे केस 1 हो गया, मैचिंग केस 1 हो गया, तो उसके बाद से केस 1 2 3 को भी एग्जीक्यूट, तो बिलो द मैचिंग वो तो केस एग्जीक्यूट कराएगा। जो मैचिंग केस के नीचे जितने भी सारे ऑप्शन है, जब तक ब्रेक एनकाउंटर्ड नहीं हो जाए, जितने भी मैचिंग केस रहेंगे उन सबको क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये सिचुएशन जो कहलाता है फॉल। चलिए डेफिनेशन में देखिए क्या लिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है फॉल थ्रू अकर्स व्हेन द स्विच, व्हेन अ ब्रेक इज नॉट द एंड ऑफ, ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं है, तो क्या करेगा, वो उससे बाहर नहीं आएगा, वो क्या कर देगा, अगला मैचिंग केस के नीचे से अगला केस को भी तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब क्या कर दे, मिलना। दिस मींस दैट क्या कर रहा है, वंस द मैचिंग केस इज फाउंड द प्रोग्राम कंटिन्यूज द एग्जीक्यूटिंग द केसेस अंटिल इट एनकाउंटर्स, मैचिंग केस के नीचे तब तक एग्जीक्यूट रहेगा जब, ठीक है, एंड और द रीचेस टू द कंट्रोल, मतलब एंड ऑफ द, ये क्या कहलाएगा आपका, ये मैचिंग केस है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉल थ्रू का, ये एग्जांपल है फॉल थ्रू, यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे पब्लिक क्लास के, यहाँ क्या हो गया, पब्लिक क्लास फॉल थ्रू एग्जांपल वाइड में एन इज इक्वल, देखिए केस 1 केस 2 केस 3, फिर इसके बाद से ब्रेक, मैचिंग केस क्या है 2 है, तो 1 तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ पे आएगा, केस 2 मैचिंग केस में, तो केस 2 इज, क्योंकि केस 2 के बाद यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का नहीं यूज, क्या करेगा, केस 3 भी यहाँ पे लिखा है केस 3 इज केस 3 को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है केस 3 इज, अब क्या कर देगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब 2 करेगा क्या करेगा, केस 2 भी एग्जीक्यूट करेगा, केस 3 भी एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे ब्रेक एनकाउंटर कर गया, इवन दो यदि मान लेते यूजर ने क्या करना, अब यहाँ पे ये समझने वाले, मान लीजिए यूजर ने क्या दे दिया, यूजर हैज गिवन n इज इक्वल टू 1 करेगा तो क्या है, तो मैचिंग केस क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो 1 हो गया तो क्या कर देगा, मैचिंग केस 1 हो गया, इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या आउटपुट आएगा, केस आउटपुट आपका आएगा केस 1 इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि 1 मैचिंग केस 1 था, उसके नीचे क्या हो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज, केस 2 भी हो जाएगा, केस 2 भी एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे लिखेगा केस 2 इज एग्जीक्यूटेड, फिर आपका मैचिंग केस देखिए क्या आ रहा है, फिर यहाँ पे भी केस 2 के बाद कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो फिर क्या करें, केस 3 को भी एग्जीक्यूट, केस 1 यदि 1 दे रहे हैं तो तीनों प्रिंट कर, समझ आ रहा है, यदि आपने क्या कर दिया
3 के बजाय केवल ओनली 3 दे दिया तो क्या प्रिंट करेगा? इफ n इज इक्वल टू 3 आपने दे दिया, इफ यू हैव गिवन, सपोज दैट इफ यू हैव गिवन n इज इक्वल टू, सपोज करिए n इज इक्वल टू, क्या हो गया? मैचिंग केस तो ये नहीं रन करेगा, ये भी नहीं करेगा, मैचिंग केस क्या हो गया? आपका सिर्फ 3 हो गया, दिस इज द मैच। जब केस 3 आपका मैचिंग केस हो गया तब क्या करेगा? यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट, केवल एक ही आउटपुट आएगा, क्या आएगा? केस 3 एग्जीक्यूटेड। तो केस 3 क्या हो गया? एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद से तुरंत इसको ब्रेक स्टेटमेंट में, मान लीजिए n इज इक्वल टू आपने क्या दे दिया? 5। यहाँ पे कोई केस मैच नहीं, तो कोई केस मैच नहीं कर रहा है तो क्या ये चला जाएगा डिफॉल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही n इज इक्वल टू 5 देंगे तो क्या डिफॉल्ट, तो कोई नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, क्या रन करेगा? डिफॉल्ट केस है, रन कर। यही होता है हमारा स्विच केस। और फॉल थ्रू भी समझ में आ गया है। अब इसी पे स्विच बेस्ड प्रोग्राम्स देखें। यहाँ पे क्या कर रहा है? राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द लेंथ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, और फिर कह रहा है कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया एंड पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज पर द यूजर चॉइस। क्या मीनू ड्रिवन प्रोग्राम है तो कैसे बनेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या हमें कैलकुलेट करना है? पहली बात तो ये हमको पता चलना चाहिए क्या हम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो गया कि कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया, क्या कर रहा है? एरिया, फिर क्या कर रहा है? पेरीमीटर और डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या हो रहा है? एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज पर यूजर चॉइस, यूजर चॉइस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? सबसे पहली बात क्या हो गया? पहली लाइन में जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार। देखिए यहाँ पहला क्या हो गया? क्लास का नेम क्या है? मेन्यू है। फिर इसके बाद से क्या कर रहा है? जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार। फिर इसके बाद से क्या हो गया? यहाँ पे देखिए जावा डॉट यूटीएल डॉट स्टार। फिर इसके बाद से स्कैनर ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया वाला, कोड तो हो ही चुका है। क्लास का नेम मेन्यू है। फिर इसके बाद से अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि इंटीजर ए बी ये सब क्या है? डिक्लेयर्ड है वेरिएबल। तो ए किस लिए हो गया? बी किस लिए हो गया? सी एंड ए आर एरिया एंड पेरीमीटर के लिए हो गया। ए और बी क्या हो गया? लेंथ हो गया। और इसके बाद से एन क्या हो गया? डायगोनल लेंथ हो गया। डबल डी जो है डायगोनल लेंथ। एन जो है चॉइस के लिए हो गया। एन किस लिए हो गया? चॉइस। ए पहला नंबर, बी दूसरा नंबर। अब क्या कर रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, यहाँ पे एंटर द लेंथ, लेंथ को इनपुट करा लिया, ए में ले लिया। फिर इसके बाद से एंटर द ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ मैंने इनपुट करा लिया। ए इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट आई एन, यहाँ पे हो गया लेंथ और ब्रेथ आ गया। फिर इसके बाद से क्या कर दिया? यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मीनू डिस्प्ले करवाया। क्या मीनू डिस्प्ले करवाया है कि एंटर 1 फॉर द एरिया। 1 किसके लिए? एरिया के लिए। 2 फॉर द, ठीक है, 3 फॉर द डायगोनल लेंथ। एंटर योर चॉइस। और चॉइस को किस में ले लिया? मैंने बोला था ना एन को इसने चॉइस में लिया। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे? इसको केस को यहाँ पे क्या कर दिया इसने? स्विच में डाल दिया। अब ये मैचिंग केसेस क्या है? केस 1, केस 2, केस 3, ये सब क्या है? अब इसके मैचिंग केस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मान लीजिए n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 हो गई तो क्या करेगा? यहाँ वैल्यू तो हम ले ही लिए। एरिया इज इक्वल टू क्या करेगा? केस वैल्यू 1 तो एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, एरिया को प्रिंट कर दिया। फिर ब्रेक। मान लेते हैं यदि n की वैल्यू क्या होगी? हमारी 2 हो गई, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। मैचिंग केस क्या हो जाएगा? मैचिंग केस आपका क्या होगा? n नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये वाला मैचिंग केस क्या हो गया? 2 हो गया। अब इस केस में क्या कर देगा? पी एम पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई इन द ब्रैकेट एल ए प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला पेरीमीटर का ही होता है 2 इन द ब्रैकेट क्या होता है? एल प्लस बी होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, एल की जगह पे ए, डेथ की जगह पे बी। फिर इसके बाद से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे, फिर फॉलोड बाई ब्रैकेट। सपोज करिए अब एन की वैल्यू क्या हो रही है? एन की वैल्यू इसने क्या कर दिया? तो केस 3 लिखा होगा तो मैट डॉट एसक्यूआरटी क्या कर देगा? लेंथ ऑफ डायगोनल स्टोर। और डायगोनल क्या हो गया? मैट डॉट एसक्यूआरटी डबल वैल्यू रिटर्न करता है। डीबी किस टाइप का रखा हूँ मैं? डीबी क्या है मेरा? डबल टाइप। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल कैलकुलेट किया, डायगोनल को क्या कर दिया? फाइनली ब्रेक स्टेप। मान लीजिए अब क्या करे? एन की वैल्यू क्या कर दिया इसने? 4 दे दिया। 4 दिया ना तो केस 1 मैच कर रहा है, ना तो केस 2 मैच कर रहा है, ना ही केस 3 मैच कर रहा है। कोई नहीं होगा तो कहाँ चला गया? डिफॉल्ट सेक्शन वेल क्या होता है? रॉन्ग चॉइस क्या कर देगा? तो जैसे यहाँ पे रन करवाया गया प्रोग्राम को, एंटर द लेंथ, लेंथ क्या हो गया? 12, ब्रेथ क्या हो गया? 10। ए इज इक्वल टू 10 हो गया, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 10 हो गया। ए इज इक्वल टू 12 हो गया, बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। ये मैंने कर दिया। 1 फॉर एरिया कर दिया। एंटर योर चॉइस, एंटर चॉइस क्या हो गया? थर्ड कर दिया। तो थर्ड क्या कर रहा है? तो डायगोनल थर्ड क्या हो गया? ये मैचिंग केस हो गया। ये कैलकुलेट कर रहा है डायगोनल। तो डी की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? आर ए 15 पॉइंट समथिंग, तो 15.20 ये सब करके आया। इसको मैंने क्या कर दिया? प्रिंट। तो ये हो गया आपका स्विच बेस्ड प्रोग्राम। एक सिंपल प्रोग्राम एग्जांपल लेते हैं जो कि यूजर स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है कि अब मीनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखना है
to accept the principal, rate of interest and the time in years. Okay, display the menu and calculate the simple interest if the choice 1 is given. Then calculate the compound interest if the choice 2 is given. Otherwise display the message wrong choice. ये चीज है। तो ये प्रोग्राम है, अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कम टू द WG में हम देते हैं क्लास का नेम मेन्यू ड्रिवन। और मेन्यू ड्रिवन मतलब क्या करना है, मुझे चॉइस 1 हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेन्यू लिखते हैं, मेन्यू 2 लिख रहे हैं, तो ये डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब इस पे क्या कर देंगे, सारा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे क्लास इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट java.util.star हो जाएगा। फिर इसके बाद से आप क्या करेंगे, क्लास नेम मेन्यू 2 है। स्कैनर ऑब्जेक्ट आप पहले आप क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखे, स्ट्रिंग आर्क्स। अब देखिए अब क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ क्या। तो सबसे पहले मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, अब ब्रैकेट में क्या होगा सिस्टम डॉट, फिर इसके बाद से जब ये हो जाएगा, अब आप क्या कर सकते हैं, मैं ले रहा हूँ क्या, डबल हो गया, P हो गया, फिर क्या हो जाएगा, R हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इन T, देन सिंपल इंटरेस्ट SI, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर n चॉइस के लिए ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे इनपुट करा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे करा रहा हूँ एंटर द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर्स, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा लिया। अब क्या कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SC डॉट नेक्स्ट, डबल हो गया क्योंकि डबल डेटा टाइप है। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SC डॉट नेक्स्ट डबल, SC डॉट नेक्स्ट डबल हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, T इज इक्वल टू भी टाइम, तो T इज इक्वल टू ये भी लिखेंगे, इज इक्वल टू SC डॉट क्या हो जाएगा नेक्स्ट, P और R और T को क्या कर दिया, यहाँ पे वो कर दिया। यहाँ पे मेनू डिस्प्ले करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, 1 फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड 2 कितना होगा, 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इनपुट कर लेंगे और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, SC डॉट कितना हो जाएगा नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि n को मैं स्विच में डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्विच, स्विच क्या हो जाएगा n। अब केस वैल्यू क्या हो गया, मान लीजिए केस क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, जब केस 1 हो गया तो यहाँ पे मैं क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि सही है, P इंटू R इंटू T अपॉन कितना हो जाएगा 100.0। फिर इसके बाद से क्या कर दूंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा, P कैपिटल लेटर में है, इसको स्मॉल केस लेटर में, क्योंकि जावा क्या हो जाएगा, केस सेंसिटिव लैंग्वेज हो गया। अब देखिए ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस SI को प्रिंट करना। आई होप यहाँ पे तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लीजिए। अब देखिए क्या रहा है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केस 2, केस 2 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई मैथ डॉट पाव होगा, मैथ डॉट पाव होगा इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन कॉमा कितना हो जाएगा, T हो जाएगा माइनस P हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसको प्रिंट करा लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस। तो इनकेस यदि कोई, फिर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे, और इनकेस यदि कोई मैचिंग केस नहीं रहेगा तो क्या लिख देंगे, डिफॉल्ट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट देते हैं, डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट रहेगा तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दैट इज रॉन्ग चॉइस। ये इसको प्रिंट करा दिया, रॉन्ग चॉइस हो गया। अब इसको रन करा के देख, रन कराया, डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे एरर दे रहा है, नो सिंटेक्स एरर, कह रहा है एंटर द प्रिंसिपल। सपोज करिए मैंने क्या कर दिया, 10,000 रुपीज दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, 8% दे दिया, टाइम मान लीजिए 9 ईयर्स दे दिया। कह रहे हैं एंटर योर चॉइस, 1 फॉर सिंपल इंटरेस्ट, 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, बट 2 दे रहा हूँ चॉइस। तो देखिए क्या डिस्प्ले कर रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू इतना क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो 9,990 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा था, ये डेमो है इसका। पहली बात मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, P और R इंटू T। P R और T क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है, और SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, TI फॉर द कंपाउंड, और इंटीजर n क्या होगा, चॉइस के लिए होगा। यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, इनपुट कराया, एंटर द यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, क्या कर रहा है, एंटर द प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर्स को एक्सपो कर लिया, तीनों को ले लिया। P R और T में मैंने ले लिया SC
डॉट नेक्स्ट डबल, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर मैं मेन्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ, एंटर योर चॉइस, मेन्यू इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर, तो दैट इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल इंटरेस्ट, 2 फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर इसके बाद इसको मैंने क्या कर दिया, स्विच में भेज दिया। अब मैचिंग केस क्या हो गया, यदि 1 रहेगा तो क्या होगा, पी इंटू एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी। फिर इसके बाद से क्या हो गया, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये प्रिंट कर देगा। यदि क्या करते हैं मैचिंग केस मेरा क्या हो गया 2 हो गया, क्या कर देगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये अप्लाई करने के बाद फिर क्या करा देंगे, मैं इस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। फिर वापस क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई और केस दे देता है, डिफॉल्ट मैंने लिख रहा, यदि 1 और 2 के अलावा कोई और ऑप्शन देता है यूजर, तो ये क्या प्रिंट, ये आपका प्रिंट करेगा। और इन दिस वे ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, डिफरेंसेस बिटवीन इफ एंड स्विच अब कैसे होता है, हमारा अगला टॉपिक है, इसके बीच में ही क्या होता है, डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे। तो निकालेंगे क्या, यहाँ पे दे ही रखा है। सबसे पहले बात क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, इट इज बुलियन टाइप वैल्यू, क्या होता है, रिजल्ट्स इन बुलियन टाइप वैल्यू। क्या होता है, ये बुलियन टाइप वैल्यू में रिजल्ट करता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन पे क्या होगा कैलकुलेशन। अब ये क्या करता है, इट रिजल्ट इन इंटीजर और कैर टाइप वैल्यू। आप तो स्ट्रिंग टाइप भी ले लिया, तो स्ट्रिंग और कैर टाइप वैल्यू दोनों ले। क्या रहा है इट कैन परफॉर्म द टेस्ट। क्या इफ क्या होता है, सभी पे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड द कैरेक्टर एज वेल, सभी डेटा टाइप पे क्या कर देता है, वर्क कर लेता है। लेकिन ये क्या करता है, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अप्लीकेबल नहीं, इसमें वो करेगा या तो इंटीजर टाइप का रहेगा या तो कैरेक्टर टाइप का रहेगा, इस पे केवल डिपेंड करेगा, या तो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट को वैल्यू नहीं लेता। क्या रहा है, फॉर ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन आइदर ऑफ द टू ब्लॉक्स आर ऑपरेटेड। ट्रू रहा तो यदि कंडीशन ट्रू रहा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अब कह रहे हैं स्पेसिफिक केस इज ऑपरेटेड हियर, स्पेसिफिक केस इज ऑपरेटेड, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो कोई मान लीजिए केस नंबर 1 मैचिंग केस हो गया तो 1 को एग्जीक्यूट करा दिया, 2 मैचिंग केस है तो 2 को एग्जीक्यूट करा दिया, और डिपेंड करता है। अब कह रहे हैं इट कैन परफॉर्म द टास्क रिलेशनल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये रिलेशनल और लॉजिकल मतलब क्या, रिलेशनल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स ओनली परफॉर्म द टेस्ट फॉर विच केस क्या करता है, इक्वलिटी टेस्ट केवल परफॉर्म करता है। अब देखिए क्या रहा है, नो डिफॉल्ट ऑपरेशन, डिफॉल्ट ऑपरेशन नहीं यूज होता है। इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट ऑपरेशन इज यूज। यदि क्या करे कोई स्विच केस की कोई भी ऑप्शन क्या हो गया, मैचिंग केस नहीं रहा, इस केस क्या हो जाएगा, ये डिफॉल्ट ऑप्शन एग्जीक्यूट कर जाए। तो ये चीज हो गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। अब आता है हमारा टॉपिक नेस्टेड स्विच। नेस्टेड स्विच क्या होता है, जैसे नेस्टेड इफ था वैसे नेस्टेड स्विच है। व्हेन द स्विच केस इज यूज्ड विद इन अनदर स्विच देन इट इज नोन एज नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। कह रहे नेस्टेड स्विच क्या कर रहे हैं, मींस दैट हैविंग वन स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अनदर। इट इज यूज्ड व्हेन डिसीजन डिपेंड्स ऑन मल्टीपल लेवल ऑफ। कब यूज होता है, जब डिसीजन लेना जहाँ पे मल्टीपल लेवल ऑफ कंडीशंस वहां पे यूज होता है। जैसे सिंटेक्स देखिए क्या हो रहा है, स्विच एक्सप्रेशन 1 केस वैल्यू 1, इसमें क्या कर दिया, केस वैल्यू 1 में भी 2 एक्सप्रेशन है आपके, जैसे क्या गया एक्सप्रेशन 2 हो गया, फिर इसके बाद से सब वैल्यू 1, ये सब वैल्यू 1 ये मैचिंग केस है, स्टेटमेंट 1 करेगा फिर ब्रेक कर देगा। इसका कर रहा है जब 1 है तो 1 के 3 ऑप्शन है, उसमें भी क्या कर दिया, 1 का एक ऑप्शन है, सब ऑप्शन एक्सप्रेशन 2 है। अब एक्सप्रेशन 2 में क्या हो जाएगा, जो भी केस वैल्यू मैच कर जाएगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर इसके बाद से ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये किसका है, मेन का है, मेन स्विच बड़े वाले आउटर वाले। ये किसका है, ये डिफॉल्ट, ये किसका है आपका, ये जो चीज हो गया ये इनर वाले, ठीक है। यानी एक स्विच के अंदर अनदर स्विच कैसे यूज हो रहा है, अनदर वैल्यू टू दिया, अनदर स्टेटमेंट, ब्रेक, डिफॉल्ट, इस तरीके से ये क्या करेगा रन। तो यहाँ पे देखिए केस वैल्यू 1 है तो 1 के कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, केस, सब वैल्यू 1, सब वैल्यू 2, सब वैल्यू 3 और डिफॉल्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूट, यानी 1 में 3 ऑप्शन है, तो 1 में 3 ऑप्शन तो ये एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है, दूसरा क्या होगा आर्ट डिपार्टमेंट। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या कर दे रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल नेस्टेड स्विच को मैंने दिखाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या हो गया, 2 डिपार्टमेंट है, क्या डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2 तरह के हैं, एक क्या हो जाएगा साइंस हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया आर्ट हो गया, 2 डिपार्टमेंट। अब साइंस में क्या होता है, सब्जेक्टिव बात है। साइंस में सब्जेक्ट क्या आता है, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, फिर क्या हो जाएगा बायो हो गया। फिर इसके बाद से आर्ट्स में क्या आता है आपका इकोनॉमिक्स हो गया, फिर क्या हो गया साइकोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा कि ह्यूमैनिटीज में ये चीज हो गया, कॉमर्स हो गया, ये चीज आपका क्या हो गया आर्ट्स हो गया, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश हो गया। ये चीज हो गया, आप दिखाना चाह रहे हैं, इसको कैसे दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं ब्लूजे में,
ताकि और ज़्यादा आपको यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मैंने बताया शार्प सब माइंड स्मार्ट क्लासेस। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पब्लिक नेस्टेड स्विच एग्जाम पे क्या हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे दिया, दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या हो गया 1 हो गया, और सब्जेक्ट क्या हो गया 2 दे दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। डिपार्टमेंट 1 क्या होगा साइंस, 2 आर्ट हो गया, और सब्जेक्ट 2 क्या हो गया 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो। यहाँ अब क्या कर दिया, डिपार्टमेंट को मैंने क्या कर दिया यहाँ डिपार्टमेंट में 1। अब डिपार्टमेंट जब 1 हो गया, क्या प्रिंट करेगा 1 है, और सब्जेक्ट क्या है 2 है, ये वैल्यू दे रखा। तो डिपार्टमेंट 1 है, 1 मैचिंग कैसे हो गया, इसको क्या कर दे रहा है यहाँ पे, केस 1 के अंदर क्या कर दिया, फिर से क्या कर दे रहा है, एक अलग स्विच केस यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा स्विच केस है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, यदि केस 1 है तो आपका क्या हो जाएगा फिजिक्स है, केस 2 हो गया तो सब्जेक्ट क्या हो गया केमिस्ट्री हो गया, केस 3 हो गया तो सब्जेक्ट क्या हो गया बायोलॉजी हो गया, और केस नहीं तो डिफॉल्ट केस हो गया इनवैलिड सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, यदि यूजर डिपार्टमेंट क्या होता है 2 दे, कहाँ पे चला आ जाएगा, मैचिंग केस आपका 2 में जब आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो प्रिंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ पार्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात आ रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया का एक पार्ट है, नेस्टेड स्विच का एक एग्जांपल है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यदि कोड 1 रहा क्या प्रिंट करेगा, दिस इज सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। यदि 2 देता है तो क्या प्रिंट करेगा, सब्जेक्ट इज जियोग्राफी। यदि 3 रहता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट इज, ठीक है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। और उसके बाद से क्या कर देता है, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट है तो क्या डिफॉल्ट मैसेज कर देता है, दैट इज इनवैलिड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्विच केस केस 1 में भी, जैसे डिपार्टमेंट दिया हुआ केस 1 में भी ये सब्जेक्ट कंट्रोल वेरिएबल लेते हुए एक अलग स्विच, और जब डिपार्टमेंट क्या हो गया केस 2 हो गया तो केस 2 में भी अलग स्विच केस क्या हो गया यहाँ पे यूज्ड है। ठीक है, कहलाता दिस इज कॉल्ड दैट इज नेस्टेड स्विच, वन स्विच केस यूज्ड बिटवीन, और डिफॉल्ट क्या हो गया इनवैलिड डिपार्ट। ये देखते हैं कंपाइल करके, कंपाइल करके जब रन कराएंगे तो क्या हो गया, रन कराए क्या गया ना, डिपार्टमेंट क्या हो गया साइंस हो गया, और क्या हो गया सब्जेक्ट इज इक्वल केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू उसने चेंज कर रखा है, यू कैन सी हियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है 1 है, सब्जेक्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 कर दे रहा हूँ, और सब्जेक्ट में क्या कर दे रहा हूँ 1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट कर, अब रन कराते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे 1 कर दिया, रन कराया, हो गया। ये देखिए कराने पे क्या हो रहा है, क्या है, डिपार्टमेंट क्या हो गया आर्ट्स हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया 1 क्या हो गया हिस्ट्री। तो 2 जब दिए तो क्या रन करा, 2 कर दिए तो केस 2 हो गया। अब यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया मैसेज डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स। ठीक है, और चूंकि सब्जेक्ट में हमने क्या दे रखा था 1 दे रखा, तो मैचिंग केस क्या हो गया 1 हो जाएगा, ये 1 क्या होगा मैचिंग केस हो गया आर्ट्स के अंदर। ठीक है, प्रिंट कर सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, तो यही आउटपुट आ रहा है। आई होप ऑल दीज एक्सप्लेनेशन आर क्लियर टू यू ऑल, आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और लोगों को बताइए। थैंक यू ऑल।